हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार पीसीएस में 2023 की जो परीक्षा है वो होने वाली है, तो उसी के तहत ये हम लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करा रहे हैं। इससे पहले मैंने परफेक्शन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कराया है, तो अगर उसका लेक्चर ना आपने देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। आज ये जो टेस्ट सीरीज़ है एडुटेरिया के द्वारा निकाली गई है, और आने वाले समय में जितनी भी कोचिंग संस्थान टेस्ट सीरीज़ निकालती हैं उनके 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे उनको। और इससे इससे पहले हमने बिहार पीसीएस की जो घटना चक्र आती है उसका एंशेंट हिस्ट्री का पार्ट कवर करा दिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करा दी है, मेडाइवल हिस्ट्री कवर करा दी है, और इंडियन पॉलिटी के लेक्चर भी कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर को ना देखा हो तो उनको जाके हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही उनका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज हम देखेंगे एडुटेरिया की जो टेस्ट सीरीज है, इसका टेस्ट नंबर 1 है ये। और इसमें जो क्वेश्चन है वो हम 1 से 50 तक की डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं ताकि उनको डिस्कस सही से नहीं कर पाएंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन एक बार ले लेंगे तो उनका डिस्कशन सही से नहीं हो पाएगा और वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। तो ये आप लोग की सुविधा के ध्यान में रखते ये वीडियो बनाया जा रहा है। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा जो चैनल है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जाके। वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट होंगे 1-2 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाण कालीन स्थलों में शामिल था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें टेस्ट में कि ये पहला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाण कालीन स्थलों में शामिल था। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है पहला सेनुआर जो रोहतास में पड़ता है, तारा डी जो गया जिले में पड़ता है, चिरांद सारण में जो पड़ता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन कौन से नवपाषाणी स्थल हैं जो बिहार में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है उपयुक्त में एक से अधिक। तो ये तीनों के तीनों जो ज़िले हैं ये तीनों का बिहार के नवपाषाण कालीन स्थलों में शामिल हैं। तो इसमें इतना ही था, एक्सप्लेनेशन करने वाला, ज़्यादा कुछ था नहीं। इसलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लेखक के नाम दिए हैं और उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिला के देखते हैं। चलिए, इसमें मेगस्थनीज जो है उसकी कौन सी पुस्तक है, इंडिका है, ठीक है। और हेनसांग की कौन सी है, प्लीनी। हेनसांग की कौन सी है, सीयू की। तो देख लेते हैं ए का तीसरा और डी का चौथा किस में दिया हुआ है। तो ये है राइट आंसर। इसमें ए का तीसरा दिया है और डी का चौथा। और बाकी जो प्लेनी है उसका कौन सी पुस्तक है, उसकी है नेचुरल हिस्टोरिका। और जो टॉलमी है उसकी कौन सी, ज्योग्राफी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो नीचे दिए हुए हैं जो हीनयान से संबंधित हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दिए हैं। ऑप्शन पहला है सौतांत्रिक, दूसरा माध्यमिका, तीसरा विज्ञानवाद, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। हीनयान संप्रदाय से सौतांत्रिक संबंधित है, और एक और संप्रदाय है जो हीनयान से संबंधित है संप्रदाय से, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वैभाषिक। क्या नाम है उसका, वैभाषिक। ये ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो ये दोनों नाम दिए हुए हैं, माध्यमिका और विज्ञानवाद, कौन से दोनों, ये जो माध्यमिका और विज्ञानवाद दिए हैं ये किससे संबंधित हैं, ये दोनों के दोनों संबंधित है महायान से। किससे, महायान से। ये ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही था। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन पहला दिया है हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे। ऑप्शन बी दिया है इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया। ऑप्शन सी दिया सॉरी, जादू टोना पर भरोसा करते थे। या ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है हड़प्पा से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया। ये गलत है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक भी थे, जादू टोना पे भरोसा भी करते थे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पांचवा क्वेश्चन।
क्या दिया है 5वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रथम बौद्ध संगति फिर कहाँ हुई थी, ये आपके दिमाग में आएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, राजगृह में। कहाँ पे, राजगृह में, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आइए कुछ देख लेते हैं बौद्ध संगतियों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपसे पेपर से रिलेटेड। तो देखते हैं आगे, ये मैंने कुछ लिख रखे हैं, इनको देख लीजिए। जैसे प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। और इसके किसके संरक्षण में हुई थी, ये अजात शत्रु के संरक्षण में। और उस समय अध्यक्ष कौन बना था प्रथम बौद्ध संगति का, महाकश्यप, ये ध्यान में रखिएगा। पहली कहाँ हुई थी, राजगृह में, संरक्षण किसका प्राप्त था, अजात शत्रु का। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। दूसरी कहाँ हुई, वैशाली में हुई थी, और इसका संरक्षण किसको प्राप्त था, कालाशोक का। और ये किस अध्यक्ष कौन थे द्वितीय बौद्ध संगति के, तो कौन, सभाकर्मी थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली में, कालाशोक के संरक्षण में, और अध्यक्ष इसके कौन थे, सभाकर्मी। और तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, ये ध्यान में रखिएगा। किसके संरक्षण में, अशोक के संरक्षण में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्स, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो तीसरी बौद्ध संगति है, इसी में क्या हुआ था, अभिधम्म पिटक जो है, इनका बुद्ध का ग्रंथ है एक, बुद्ध लोगों का। तो अभिधम्म पिटक का इसी समय बनाया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा अभिधम्म पिटक कौन सी बौद्ध संगति में इसका निर्माण हुआ था, तो किसमें, तीसरी बौद्ध संगति में, जो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के संरक्षण में। और अध्यक्ष इसका कौन था, मोगलीपुत्र तिस्स। चौथी देख लेते हैं। चौथी जो हुई थी बौद्ध संगति, वो कहाँ हुई थी, कुंडलवन, कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में हुई थी। और ये किसके संरक्षण में हुई थी, कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। और इसमें अध्यक्ष कौन था, वासुमित्र इसमें अध्यक्ष था, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या हुआ था, ये चौथी बौद्ध संगति थी, इसमें क्या हुआ था, बुद्धिज्म जो है वो दो संप्रदायों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पेपर में, हीनयान और महायान जो दो सेक्ट बने बुद्ध के, वो कौन सी बौद्ध संगति में इनका विभाजन हुआ, तो ध्यान रखिएगा किसमें, कुंडलवन में, जो कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगति, उसमें इनका विभाजन हुआ था। और अध्यक्ष उसके वासुमित्र थे, और कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छठा नंबर क्वेश्चन, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही बताना है। अग्रहार के संदर्भ में कौन सा सही है निम्नलिखित में से, ये बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया, या ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। ऑप्शन बी, या एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी। ऑप्शन सी, या संतों के ठहरने का एक स्थान था। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, या ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। अग्रहार क्या था, अगर आपसे पूछे टर्म में ये अग्रहार क्या है, तो ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। और ये जो भूमि होती थी, इस पर क्या होता था, ये जो भूमि मिलती थी ब्राह्मणों को, ये ना तो भू राजस्व इसमें देते थे इसका, ना भू राजस्व, और ना ही कोई अन्य प्रकार की राशि देय होती थी इस भूमि पर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इतना ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। गुप्त काल में अपहृत भूमि, क्या अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था। ये पूछ रहा है कि गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है, जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो, जो भूमि जोती नहीं जा सकती, बिना जोती गई जंगली भूमि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या पूछ रहा है, गुप्त काल में अपहृत भूमि किसको कहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहते थे, अपहृत कहते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ देख लेते हैं, गुप्त काल में भूमि के प्रकार कितने प्रकार के थे। भूमि के प्रकार गुप्त काल में देख लेते हैं कितने प्रकार थे। तो पहली कौन सी आती है इसमें, पहला आता है क्षेत्र। क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, खेती के लिए उपयुक्त जो भूमि होती थी उसको क्या कहते थे, खेती के लिए उपयुक्त होती थी भूमि, क्षेत्र जिसको कहते थे, इसको ध्यान में रखिएगा।
दूसरी किस प्रकार की भूमि आती थी? वास्तु। तो वास्तु किस प्रकार की भूमि होती थी? तो वास्तु जो वास करने योग्य भूमि होती थी उसको वास्तु कहते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो वास करने योग्य भूमि होती थी उसको क्या कहते थे? वास्तु। तीसरी प्रकार की कौन सी भूमि है? गोधर। तो गोधर किस प्रकार की भूमि को कहते थे? तो गोधर जो भूमि है वो किसको? पशुओं के चारा योग्य भूमि को कहते थे। किसको? पशुओं के जो चारा योग्य भूमि थी, पशुओं की चारा योग्य भूमि को क्या कहते थे? गोधर। तो ये ध्यान में रख, सॉरी, गोचर। पशुओं की चारा योग्य भूमि को क्या कहते थे? गोचर कहते थे। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें इतना ही था। बाकी एक दो प्रकार की और भूमियां हैं, अगर उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, देख लेते हैं। चलिए उनको भी। एक और प्रकार की भूमि है, कौन सी? बिल। तो बिल प्रकार की जो भूमि है वो किससे संबंधित थी? वो जो जोती नहीं जाती थी, मतलब बिल प्रकार की जो भूमि है उसको क्या कहते थे? जोती नहीं जाती थी ये भूमि। बिल जिसको कहते थे, जिस भूमि को जोती नहीं जाती थी, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये गुप्त काल से संबंधित भूमि के प्रकार हैं। कौन कौन से? क्षेत्र हैं, वास्तु है, बिल है, गोचर है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की? निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र जो नालंदा था उसकी यात्रा की? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है हेनसांग, बी इत्सिंग, सी फायान, या डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक। मतलब कौन कौन, किन्ने किन्ने बौद्ध शिक्षा के नालंदा की यात्रा की थी चीनी यात्रियों ने? तो इसमें राइट आंसर होगा पहला, हेनसांग ने भी की थी और इत्सिंग ने भी की थी। तो ये ध्यान में रखिएगा, हेनसांग और इत्सिंग दोनों ने किसकी? नालंदा की यात्रा की थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर द्वितीय की उपाधि। कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी जो था, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वें नंबर क्वेश्चन पे। देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 10वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से है? क्या पूछ रहा है 10वां क्वेश्चन? प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन पहला है सालूफ, ऑप्शन बी संगम, ऑप्शन सी तुलूफ, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है तुलूफ। तो प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किससे है? तुलूफ राजवंश से है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पेपर में क्या होता है, इनसे इनका सीक्वेंस पूछा जाता है इनके राजवंशों का, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या आता है? संगम। फिर संगम के बाद आता है सुलूफ। फिर कौन सा आता है? तुलुफ। और तीसरा आखिरी में कौन आता है? अराबिडू। कौन सा? अरबिडू। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इनका सीक्वेंस है। सबसे पहले कौन सा? संगम, फिर सुलूफ, फिर तुलुफ, फिर अरबिडू। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ध्यान में क्या रखना है? कृष्णदेव राय का संबंध किससे? तुलुफ राजवंश से। तो इतना ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 11वें नंबर पे? निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था? कौन ऐसा था जो कादरी सिलसिले का संस्थापक था निम्नलिखित में से? तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ऑप्शन बी दिया है क्या? शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ऑप्शन सी दिया है शाह अब्दुल्ला सत्तारी, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पहला वाला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो कादरी सिलसिले के संस्थापक थे। और ये जो कादरी सिलसिले की शुरुआत है वो किसने की? सैयद मोहम्मद जिलानी ने। किसने की शुरुआत कादरी सिलसिले की?
इसकी शुरुआत की थी सैयद मोहम्मद जिलानी ने, तो ये ध्यान में रखिएगा, सैयद मोहम्मद जिलानी ने शुरुआत की थी इसकी। और इसका जो संस्थापक कौन है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो इतना ही था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12वां नंबर का। 12वें नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। क्या पूछ रहा है, टोडरमल द्वारा दहसाला प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, किसके द्वारा, टोडरमल द्वारा शुरुआत की गई थी। पहले तो ये ध्यान में रखिएगा दहसाला प्रणाली, और दहसाला प्रणाली जो है वो कब शुरुआत की गई थी ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1580, ऑप्शन नंबर बी 1584, 1584, ऑप्शन नंबर सी 1572 या 1572, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1580 या 1580 में क्या हुआ, टोडरमल द्वारा दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई। अब टोडरमल द्वारा शुरुआत की गई दहसाला प्रणाली, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसे क्या एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, टोडरमल सेटलमेंट या टोडरमल बंदोबस्त। ये भी ध्यान में रखिएगा, टोडरमल सेटलमेंट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में बंदोबस्त, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो इतना ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 13वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि मध्यकालीन भारत में राहट, क्या मध्यकालीन भारत में जो राहट शब्द है किससे संबंधित था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है कर प्रणाली, ऑप्शन बी बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन सी सिंचाई का साधन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहट जो है वो सिंचाई प्रणाली है, सिंचाई का साधन है एक, और राहट जो है वो सिंचाई का यंत्र है। राहट क्या है, सिंचाई का यंत्र है एक, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये क्या है, संबंधित किससे संबंधित है, सिंचाई के साधन से संबंधित है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, इसको इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ भूल गए हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध यहाँ लिखना चाहिए था। पानीपत का 3 युद्ध हुए हैं ना, तो तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं के समय, तो पानीपत की थर्ड बैटल यहाँ पे इन लोग को लिखना चाहिए था। बाकी देख लेते हैं, पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पानीपत तृतीय के समय मराठाओं का पेशवा कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव इसका राइट आंसर है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये इसी को क्या कहते हैं, नाना साहब भी नाम से जाना जाता है, बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। किस नाम से जाना जाता है, नाना साहब के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये इनका, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था। कौन सा कार्य ऐसा है जो लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था, ये पूछ रहा है, नहीं हुआ था ये पूछ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है पहला, प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था। तो मेरे जो तीनों के तीनों कार्य हैं ये तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुए थे। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तार लाइन कब बिछाई गई थी, तार लाइन जो इसकी शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय। और 1853 में एक चीज़ और हुई थी, क्या, रेलवे, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1853 में और क्या हुआ था, रेलवे भी ध्यान में रखिएगा। और क्या हुआ था इसके समय, लोक PWD की स्थापना कब हुई थी, लोक निर्माण विभाग की, तो ये हुआ था 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, PWD की स्थापना 1854 हुई थी। और पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो भी 1854 में ही पारित हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या ध्यान में रखना है, लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया था, PWD विभाग की स्थापना की गई थी,
पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था 1854 में, और रेलवे भी शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और इस क्वेश्चन में बताना था क्या नहीं है रिलेटेड लॉर्ड डलहौजी से, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की। तो ये पूछ रहा है सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा किसने पास की थी, कब, ब्रिटिश शासन के दौरान। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा किसने पास की थी। इसमें ऑप्शन में तो इनका नाम दिया नहीं, इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे किसने पास की थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1863 में पास की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने। किसने, सत्येंद्र नाथ बोस ने कब पास की थी, 1863 में। ये ध्यान में रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस ने कब, 1863 में। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन था जो स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है सादत खान, ऑप्शन बी सादतुल्ला, ऑप्शन सी सफदरजंग, ये ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सादत खान जो था उसने क्या, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की। और इस समय जब इस अवध राज्य की स्थापना की तो इसने राजधानी किसको बनाया, फैजाबाद को। ध्यान में रखिएगा, राजधानी इसने कौन सी बनाई, फैजाबाद। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई किसने, सादत खान ने, और स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक भी है ये। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके माध्यम से क्या हुआ, महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे एक और नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा, इन दोनों का अलग अलग नाम भी है, भारत परिषद अधिनियम 1909 और 1919 के। इसको मॉर्ले मिंटो के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होगा, मॉर्ले मिंटो के नाम से इसको जानते हैं। और इसको क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से, किसके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी के तहत क्या हुआ, महिलाओं को जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसका राइट आंसर, इसी के तहत क्या हुआ, महिलाओं को मताधिकार का मताधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वें नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन में कथन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कथन कहा था, ये पूछ रहा है। जो नीचे नाम दिए हैं गवर्नर जनरलों के, उनमें से कौन से गवर्नर जनरल ने ये कथन कहा था। कथन क्या है, कथन है भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। क्या कहा था गवर्नर जनरल ने, कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। किसने कहा था ये, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19वें का राइट आंसर क्या होगा, ये जो कथन है वो किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो इसी कथन के उपरांत दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी निकाली थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने इसी के कथन के उपरांत निकाली थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी। कौन सा ऐसा सत्याग्रह जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी नागपुर झंडा सत्याग्रह, ऑप्शन सी वलसाड सत्याग्रह, या ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी। और साथ ही जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह में आसपास मिली थी, कौन से सत्याग्रह में मिली थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था एक। बारदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दी थी किसने? वहाँ की महिलाओं ने। वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी बारदोली सत्याग्रह में। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूँ? वाई आई एम एथिस्ट। ये इनकी बुक है, किसकी बुक है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये नामक लेख किसने लिखा था? तो ये बुक भी है और लेख किसने लिखा था? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है दिया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह जी ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूँ ये किसके द्वारा लिखी गई? भगत सिंह द्वारा लिखी गई। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन लायक कुछ चीज़ ही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? तो गांधी जी द्वारा किस वर्ष अपने वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1932, 1933, 1934 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22वें का राइट आंसर क्या है? 22वें का राइट आंसर है 1933। कब शुरुआत की गई थी? 1933 में। कब? 7 नवंबर को। 7 नवंबर 1933 को शुरुआत की गई थी किस चीज़ की? हरिजन यात्रा आरंभ की थी। और ये यात्रा लगभग कितने 20,000 किलोमीटर के आसपास चले थे ये। कब तक चली थी ये यात्रा? 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी इस यात्रा ने। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें इतना ही था इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लाउड आयोग का संबंध बताना है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए देशी राज्यों से, बी क्या है? भू राजस्व से, सी पुलिस सुधार से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं से। तो फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है भू राजस्व से संबंधित था फ्लाउड आयोग। फ्लाउड आयोग का संबंध किससे है? भू राजस्व से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? क्या पूछ रहा है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है नागपुर 1920 में, कलकत्ता 1896 में, मद्रास 1908 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास 1908 में। कांग्रेस मद्रास का जो अधिवेशन था 1908 में, उसमें क्या हुआ? कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। किसने अध्यक्षता की थी? रास बिहारी घोष ने। तो ये ध्यान में रखिएगा, अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। और ये कब हुआ था? मद्रास में हुआ था 1908 में, जिसमें कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 25 नंबर क्वेश्चन पे। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस किस वर्ष हुआ? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1833, बी 1843, सी 1838, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन हुआ था। और किसके द्वारा गठन किया गया था ये? तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका गठन किया था द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा क्या हुआ था? लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन हुआ था। कब? 1838 में।
तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां है। 12 नवंबर, क्या क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या प्रथम गोल सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या बताना है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फर्स्ट राउंड टेबल से संबंधित। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला क्या है, दलित वर्ग के प्रतिनिधि कौन कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर जी। व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि कौन थे, होमी मोदी। या सिख वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे, सरदार संपूर्ण सिंह। ये ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये तीनों के तीनों जो नाम दिए हैं तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। तो दलित वर्ग के प्रतिनिधि कौन कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर जी। व्यापारी वर्ग से होमी मोदी और सिख से सरदार संपूर्ण सिंह। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 27वां नंबर क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 27वां, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ऑप्शन बी विलायत अली, ऑप्शन सी सैयद अहमद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो अहमदिया आंदोलन का संस्थापक थे कौन, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। नाम ध्यान रखिएगा, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। और ये आंदोलन के शुरुआत किस लिए हुई, अहमदिया आंदोलन जो था इसकी शुरुआत इसलिए की गई ताकि जो ईसाई मिशनरी हैं उनके प्रभाव से इस्लाम को बचाव किया जा सके। क्योंकि ईसाई लोग जो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन करा रहे थे धर्म का, तो उस समय जो इस्लाम जो है उससे बचना चाह रहा था। इसी के तहत अहमदिया आंदोलन की स्थापना की किसने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। ये पूछ रहा है कि सर विलियम जोन्स जो है उनने कौन सा भारतीय ऐसा ग्रंथ है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है भागवत गीता, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी पंचतंत्र, या डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसका अनुवाद किसने, सर विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में किया था। और यह अभिज्ञान शकुंतलम आपको पता होगा किसका नाटक है, कालिदास का है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, किसका है, कालिदास जी का। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन। 29वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को किस षड्यंत्र के तहत के फांसी की सजा दी गई थी। क्या पूछ रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल हैं जो अशफाक उल्ला खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है काकोरी षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, सैंडर्स की हत्या के केस में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काकोरी षड्यंत्र केस के तहत इनको फांसी की सजा दी गई। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन से आंदोलन में पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका 30वें नंबर का राइट आंसर क्या है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, बड़े पैमाने पर रोडों में वंदे मातरम गीत का गाया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31वां नंबर क्वेश्चन, किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था। क्या पूछ रहा है, कौन सी ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जिसका आगमन जो है भारत में सबसे अंत में हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी
डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जिसका आगमन सबसे बाद में हुआ था भारत में? तो इसमें राइट आंसर क्या है? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बाद में आगमन हुआ था। तो ये क्रम ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा कि कौन सी, ये जो आगमन का क्रम है इन लोग का, सबसे पहले कौन आया था ये आप सबको पता होगा। सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, फिर कौन आया था, फिर ये भी आपको पता होगा डच आए थे, फिर उसके बाद कौन आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, फिर उसके बाद कौन आए थे, डेनिश आए थे, ये भी आपको पता होगा, फिर फ्रेंच आए थे, फिर उसके बाद कौन आए हैं, स्वीडिश आए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्वीडिश सबसे आखिरी में आए थे। तो यही इस क्वेश्चन ने पूछ भी रहा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 32वां नंबर क्वेश्चन में किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त किया था? कौन सा उत्तरकालीन मुगल शासक है जिसने क्या किया था? औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है फारूक शेर, बी जहांदर शाह, सी बहादुर शाह प्रथम, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या बहादुर शाह जो प्रथम जो था उसने क्या किया कि जो औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर था जो नॉन मुस्लिम पे इम्पोज किया जाता था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है। और ये बहादुर शाह प्रथम ने, इसका शासनकाल ध्यान में रखिएगा, ये कब से कब तक था? बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल जो था वो 1707 से 12 तक था। कब तक? 1707 से 12 तक था इसका शासनकाल। और एक दो चीज़ें ध्यान रखने वाली इसमें क्या क्या, कि बहादुर शाह प्रथम जो था उसने क्या किया था, साहू को रिहा किया था, साहू को रिहा किया था, ये ध्यान में रखिएगा। और साथ ही किससे? गुरु गोविंद सिंह के साथ एक संधि भी की थी इन्होंने। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ एक संधि भी की थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही ध्यान में रखना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कौन सा नील किसान विद्रोह? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए 1855 से 56, ऑप्शन बी 1859 से 60, ऑप्शन सी 1871 से 74, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नील किसान विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1859 से 60 में नील किसान विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो इसके जो नील किसान विद्रोह के जो मेन लीडर थे वो कौन थे? इनका नाम ध्यान में रख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। दिगंबर विश्वास। कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, दिगंबर विश्वास प्लस विष्णु विश्वास। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 34 नंबर 34वां क्वेश्चन है क्या है? 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? क्या पूछ रहा है? 18 फरवरी 1946 को जो शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था वो किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी मद्रास, सी बम्बई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? बम्बई से हुआ था। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नौसेना का जो जहाज़ था ये पूछा जाता है कौन से नौसैनिक जहाज़ था उस समय, कौन से नौसैनिक जहाज़ के सिपाहियों ने विद्रोह किया था? तो उसका नाम था क्या? HMINS तलवार, ये ध्यान में रखिएगा। HMINS तलवार जो है उसी के नौसैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट किया था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मुंबई से हुआ था, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर 35वां क्वेश्चन क्या है? इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या है 35वां क्वेश्चन? इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी थियोडर बेक, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर किसने लिखी? तो ये जो बुक है वो 1870 में, कब? 1870 में किसके द्वारा लिखी गई? विलियम हंटर द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई 1870 में? विलियम हंटर द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 36वां क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या दिया है 36वां क्वेश्चन? भारत में चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या दिए हुए हैं? पहला कथन है इसमें, हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। कथन भी दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो इसमें उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है ये बताना है। ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है। इसमें जो आखिरी के दूसरा कथन है उसमें जो दिया गया चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, ये गलत होगा इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और कौन से अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में हम भारतीय संविधान में दिया गया है ये भी ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है? 324, 324 जो अनुच्छेद है उसमें क्या चुनाव आयोग के बारे में संबंधित प्रावधान दिए गए हैं संविधान में। तो इन चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 37वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार करना है। किस पे? असत्य कथन पर विचार करना है, ये ध्यान में रखिएगा। असत्य कथन ढूंढना है। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। ऑप्शन सी दिया, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। या ऑप्शन डी दिया है, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें असत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटें समान नहीं हैं। इसमें दिया है सभी लोकसभा सीटें समान है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो ये गलत है। बाकी मिजोरम और नागालैंड जो है उसमें लोकसभा की सीटें समान है और उत्तर प्रदेश जो है उसमें सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा की सीटें भी सर्वाधिक हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403 विधानसभा की सीटें हैं और करीबन 80 के आसपास लोकसभा की सीटें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 38वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? क्या पूछ रहा है कि मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए चौथा, बी पाँचवा, सी तीसरा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और मूल कर्तव्य हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A, ये ध्यान में रखिएगा। और ये किसके रिकमेंडेशन से? स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन से इसको संविधान में जोड़ा गया था। कौन से अमेंडमेंट द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके तहत क्या हुआ था, इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के बाद। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन पे 39वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? क्या पूछ रहा है कि कोई अगर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? रिट से संबंधित प्रावधान ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो हाई कोर्ट का रिट का दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट के दायरे से भी बड़ा है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। ये कई पेपर में पूछा जा चुका है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में भी। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है इसमें, परमादेश रिट जारी करता है न्यायालय क्या अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए किसी गिरफ्तार व्यक्ति को। तो ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, और या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 39वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी ऐसी रिट नहीं जिसके द्वारा क्या न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करे। तो वो कौन सी रिट है जिसके तहत न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत कराता है? तो वो रिट है, उसका नाम है हैबियस कॉर्पस। तो ये ध्यान में रखिएगा। हैबियस कॉर्पस जो रिट है उसके तहत न्यायालय क्या करता है
किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और रिटें कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 5 प्रकार की रिट होती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन? मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख लेते हैं क्या क्या दिया ऑप्शन में। कथन पहला दिया है संविधान में अनुच्छेद 17 जो है, कौन सा अनुच्छेद 17 में क्या हुआ, क्या दिया हुआ है? किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। और कथन दूसरा दिया है कि समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित जो है वह अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 40वें नंबर क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये जो दोनों कथन दिए हुए हैं दोनों के दोनों सही हैं। क्या? अनुच्छेद 17 के तहत कोई दलित है उसको इन सब चीज़ों से नहीं रोका जा सकता। कहाँ पे? मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से। साथ ही अगर समानता के सिद्धांत का हनन होता है तो आर्टिकल 15 के तहत दलित हो चाहे सामान्य नागरिक हो देश का, वो इसका सहारा ले सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। जो भारतीय संसद है उसमें जो राज्यसभा है, अपर हाउस जिसको कहते हैं, इसमें क्या है, कैसे चुनाव होता है इनके सदस्यों का? तो इसमें देख लेते हैं कैसे चुनाव होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हुआ है। सीधे जनता द्वारा क्या राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन बी राज्य के लोकसभा निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है क्या है? राज्य की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये क्या चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है। राज्यों की जो विधानसभा है उसके द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं राज्यों की विधानसभा के, उनके सदस्यों द्वारा किसका? राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है, जो संसद का एक पार्ट है राज्यसभा। ठीक है। और ये एक विधि होती है जिसके तहत इनको चुना जाता है। उस विधि का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या नाम है विधि का नाम? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अनुपातिक लिख दे रहा हूँ, इससे कीवर्ड से ध्यान में रख लीजिएगा। पूरा नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इनको चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन पे। 42वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा संशोधन है निम्नलिखित में से जो 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 26वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 71वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है, क्या 26वां संविधान संशोधन जो है वो क्या है? भाषा से संबंधित नहीं है 8वीं अनुसूची से। तो ये फिर किससे संबंधित है देख लेते हैं। ये 26वां संविधान संशोधन है जो वो किससे संबंधित है? प्रिवी पर्स एक चलती थी पहले इंदिरा गांधी के समय के आसपास, तो उसकी समाप्ति से संबंधित है। प्रिवी पर्स की समाप्ति से संबंधित है क्या? 26वां संविधान संशोधन। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। और जो 21वां है उसके तहत क्या किया गया है? एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। 21वें के तहत क्या किया गया है? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और 71वां के तहत, और जो 71वां संविधान संशोधन है उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में? तो ये देख लेते हैं, यहाँ मैंने लिख के रखा है। उसमें क्या क्या है? 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी जोड़ी गई है, मणिपुरी जोड़ी गई है और नेपाली भाषा जोड़ी गई है। और जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है? उसमें बोडो जोड़ी गई है, डोगरी जोड़ी गई है और मैथिली जोड़ी गई है, और साथ ही संथाली भी जोड़ी गई है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो करंट प्रेसिडेंट है हमारी, कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथाल ट्राइब से ही बिलोंग करती हैं। प्रेसिडेंट जो करंट है वो हमारी, वो किससे? संथाल ट्राइब से ही बिलोंग करती हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। क्या पूछ रहा है? सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा
भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, किसके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन द्वारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिप्स मिशन द्वारा क्या बताया गया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 44वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति भी थे? क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी बने? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है ए वी गिरी, बी आर वेंकट रमन, सी शंकर दयाल शर्मा, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में एक से अधिक। जो इनमें से जो ऑप्शन दिया उनमें एक से अधिक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो इससे पहले जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो ठीक है, इनमें कौन कौन से थे तो बता देता हूँ मैं। जैसे राधा कृष्णन जी हैं, वो पहले राधा कृष्णन, वी गिरी और बी डी जत्ती। चलिए नाम लिख देता हूँ मैं इनके, कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाद में प्रेसिडेंट बने। तो ये ध्यान में रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट। तो इसमें नाम लिख देता हूँ मैं लाइन से किन के कौन कौन थे। तो इसमें राधा कृष्णन जी हैं, कौन? राधा कृष्णन जी, प्लस वी गिरी हैं, फिर बी डी जत्ती आते हैं, फिर कौन आता है? आर वेंकट रमन आते हैं। कौन? आर वेंकट रमन आते हैं। फिर कौन आते हैं? शंकर दयाल शर्मा, ये ध्यान में रखिएगा, शंकर दयाल आते हैं। और फिर कौन आते हैं? के आर नारायण, के आर नारायण। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। तो ये ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में क्या राष्ट्रपति बने। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कौन कौन? राधा कृष्णन जी, वी गिरी जी, बी डी जत्ती, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल, के आर नारायण, इनके नाम ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सॉरी, 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। क्या बताना है? नीचे जो दिए गए इनमें से एक सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो देखते हैं क्या दिया ऑप्शन में। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है? विदेश भ्रमण से। ऑप्शन बी दिया पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है? निजता के अधिकार से। ये ऑप्शन सी दिया है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या बताना है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये तीनों के तीनों जो हैं ये सुमेलित हैं। तो इसमें मेनका गांधी जो केस है वो किससे संबंधित है? विदेश भ्रमण से संबंधित है। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ निजता के अधिकार से संबंधित है। और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ किससे? पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो इंदिरा साहनी केस है उसी में क्या है, क्रीमी लेयर का भी सिद्धांत दिया गया था। कौन सा? क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वो इंदिरा साहनी केस में ही दिया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 46वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो बताना है कौन सा ऐसा घास का मैदान जो उष्णकटिबंधीय नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सवाना, बी कंपोस्ट, सी लानोस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी ऐसा घास का मैदान नहीं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। ये सारे टेम्परेट रीजन में पड़ते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं पड़ते हैं। किस में पड़ते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम कौन कौन से हैं फिर? तो उष्णकटिबंधीय में सवाना भी आता है, कंपोस्ट भी आता है, लानोस भी आता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसमें क्या बताना था? जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है ये बताना था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लवणता डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। सैलिनिटी को किस हिसाब से मापा जाता है? कितने ग्राम जल में इसको माप किया जाता है? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 100 ग्राम में, बी 1000 ग्राम में, सी 10,000 ग्राम में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सैलिनिटी कितने ग्राम जल में नापी जाती है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रति 1000 ग्राम में जो लवणता मौजूद होती है उसके उसी हिसाब से सैलिनिटी नापी जाती है। तो इसको एक डिनोट करने का तरीका एक और है, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, पार्ट्स पर 1000 इसको कहते हैं। अगर सैलिनिटी नापनी तो इस हिसाब से भी नापा जाता है, इस टाइप से डिनोट किया जाता है, पार्ट्स पर 1000 ये सिंबल है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल के क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए बर्फ छत्रक, बी भूमिगत जल, सी नदियाँ, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल का स्रोत इनमें से कौन है? बर्फ छत्रक है। तो ठीक है, तो इसमें एक सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा, मैं लिख देता हूँ। ये सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पे है? तो वो महासागरों में। उसके बाद जो पीने योग्य पानी बचता है 3% के आसपास, उसका भी एक सीक्वेंस होता है जो सबसे ज़्यादा उसमें क्या आइस कैप में पाया जाता है। उसके बाद फिर किस में? ग्राउंड वाटर में मिलता है। फिर किस में मिलता है? लेक्स में मिलता है पानी, पीने योग्य पानी। फिर उसके बाद किस में मिलता है? एटमॉस्फेयर में। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद किस में? रिवर में। तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पानी जो पीने योग्य है वो किस में? बर्फ छत्रकों में, फिर ग्राउंड वाटर में, फिर लेक्स में, फिर एटमॉस्फेयर में, फिर रिवर में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 49 नंबर। निम्नलिखित में खगोलीय स्थिति की घटना को प्रकट करती है। ये जो खगोलीय स्थिति दी गई है, सूर्य, फिर बीच में चंद्रमा और पृथ्वी, ये कौन सी स्थिति को प्रकट करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण, बी चंद्र ग्रहण, सी बृहज्वार भाटा, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो स्थिति दी गई है, बीच में चंद्रमा और सूर्य और जिसके दोनों तरफ पृथ्वी, तो ये स्थिति, इसमें क्या होता है? चंद्र ग्रहण भी कहते हैं इस स्थिति को। इसमें बृहज्वार भाटे भी आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जबकि जो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? क्या बताना है? जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है जनसंख्या परिवर्तन के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जन्म मृत्यु प्रवास, ऑप्शन बी जन्म मृत्यु विवाह, ऑप्शन सी जन्म मृत्यु जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जन्म मृत्यु और प्रवास जो है वो किसके लिए उत्तरदायी हैं? जनसंख्या परिवर्तन के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ इसलिए नहीं लिए ताकि क्या होगा कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो इसके 2 पार्ट और आएंगे, उसमें पूरा बीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगी याली। फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आई जाएगी। जितनी भी टेस्ट सीरीज कोचिंग के द्वारा निकाली गई हैं उनको 1 बाय 1 हम कवर कराते चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।